वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज जिसमें हम लोग चंपावत जनपद को लेकर चल रहे थे और पार्ट 2 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 3 और क्लास नंबर 71। इससे पहले कि हम क्लास में अच्छे से इसको भौगोलिक परिस्थिति, इतिहास, राजमार्ग, प्रमुख स्थल, ठीक है, और साथ ही साथ प्रमुख मंदिर, ठीक है, इनको समझा था बड़े अच्छे से हम लोगों ने। और मंदिरों के बाद हम लोगों ने यहाँ पर कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल जैसे रीठा साहिब गुरुद्वारा, दैत आश्रम, प्रमुख मेलों आदि को समझा था। ठीक है, तो आज ये लास्ट सेशन रहेगा जिसमें हम लोग पहले शुरुआत करेंगे नदी तंत्र से। और जैसा मैंने आपको बताया था, पिथौरागढ़ के बाद से ही आपको बता के चल रहा था कि हम लोग चंपावत जनपद को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत ही कॉमन नदी रहती है यहाँ पर, बहती है, मतलब दोनों के पिथौरागढ़ और चंपावत के बॉर्डर और नेपाल बॉर्डर से होती हुई काली नदी। तो काली नदी पिथौरागढ़ की प्रमुख नदी हो जाती है, चंपावत की भी हो जाती है और साथ ही साथ नेपाल की हो जाती है। तो सबसे प्रमुख नदी जो आती है यहाँ पर काली नदी। ठीक है, और काली नदी को बताने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि काली नदी को हम पहले बहुत अच्छे से उत्तराखंड की नदी तंत्र में पढ़ चुके हैं। अगर आप ये देख सकते हैं, जो ये है उत्तराखंड का नदी तंत्र, जो हमारा प्लेलिस्ट है, उसमें ये क्लास नंबर 6 थी जिसमें हम काली नदी तंत्र को अच्छे से पढ़ चुके हैं। फिर भी हम एक बार फिर से इसको कवर करेंगे ताकि आपका रिविजन होता रहे। ठीक, तो ये जो क्लास है, इसमें हम लोगों ने जो पिथौरागढ़ वाली क्लास थी उसमें हम लोगों ने अच्छे से समझा था कि काली नदी का जो उद्गम होता है वो लिपुलेख दर्रे के निकट काला पानी व्यास आश्रम से निकलती है और भारत नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ से इसका उद्गम हुआ था। ये नेपाल और पिथौरागढ़ का बीच का क्षेत्र है। ये फिर ये बहती हुई आगे बढ़ती है। उसके बाद ये गुंजी में कोटियांगटी से मिलती है, पूर्वी धौलीगंगा से खेला में मिलती है, गौरी गंगा से जौलजीबी में आके मिलन करती है। फिर उसके बाद ये पंचेश्वर पहुंच जाती है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने समझा था कि ये पिथौरागढ़ और चंपावत का बॉर्डर है। ठीक है, ओके। ओके, बाद यहाँ से देखते हैं, 2 नंबर पॉइंट है हमारा, पिथौरागढ़ के बाद चंपावत में पहुंचती है और टनकपुर के निकट पहुंच जाती है। इसके आगे शारदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बनबसा बैराज पहुंचती है। यहाँ काली नदी दो रूपों में आगे बढ़ती है, एक शारदा नहर और महाकाली नहर या महाकाली नदी। ठीक है, ये हम अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं। ठीक, देखिए पंचेश्वर, पंचेश्वर में पूर्वी रामगंगा से संगम करती है। फिर उसके बाद चूका आती है, चूका में लधिया नदी से संगम करती है काली नदी। और फिर उसके बाद एक रूपाली गाड़ नदी आती है नेपाल से। ये कहा टनकपुर और चूका के बीच का जो क्षेत्र है वहां इसको संगम करती है ये। ठीक है, फिर मैंने जैसे अभी आपको बताया कि टनकपुर बैराज पहुंच जाती है। थोड़ा और इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। और टनकपुर बैराज पहुंचने के बाद एक वहां से 2 पार्ट में बढ़ती है शारदा नहर। शारदा नदी के नाम से जानी जाती है, शारदा नहर हो गया, और ये महाकाली नहर, महाकाली नहर या महाकाली नदी। ठीक है, और फिर ये आगे बढ़ती जाती है इस प्रकार से। ठीक, ये जो महाकाली नहर या महाकाली नदी नेपाल में चली जाती है और एक इसका जो क्षेत्र आगे की ओर बढ़ जाता है यूपी नेपाल की तरफ। ठीक, तो ये था हमारा काली नदी के बारे में जो मुझे बताना आवश्यक था। ठीक है, दूसरी बार दूसरी बात, उद्गम स्थल से लेकर बनबसा बैराज तक काली नदी, क्योंकि बनबसा बैराज तक इसलिए ले रहे हैं कि फिर वो नेपाल में प्रवेश कर जाती है। तो उद्गम स्थल से लेकर बनबसा बैराज तक काली नदी की लंबाई 252 किलोमीटर है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है तथा उत्तराखंड की सबसे अपवित्र, ठीक है, अपवित्र नदी भी इसे माना जाता है। तो ये थी काली नदी, जिसे हम ऑलरेडी 2 या 3 बार पहले पढ़ चुके हैं। और इसके साथ साथ अब हम देखेंगे जो काली नदी की सहायक नदियां हैं जो मुख्यतः चंपावत डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, उनको हम समझेंगे। ठीक है, तो ये है लदिया नदी। ठीक है, लदिया नदी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्क की हुई है लदिया नदी। ठीक है, गजार से निकलती है और चूका में आके संगम करती है काली नदी से। ठीक, समझ लेते हैं कुछ तथ्य इसके बारे में। यहाँ पे गलती से नदिया हो गई, लधिया नदी हो जाएगा। लधिया नदी का उद्गम अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, ये तीनों के मिलन बिंदु से होता है और वो मिलन बिंदु का है गजार। ठीक है, अगर अगर आप मैप देखेंगे तो ये जो गजार है, ठीक है, ये नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत, ये तीनों का मिलन बिंदु है। तो यहीं से इसका उद्गम होता है। ठीक, और दूसरी बात, यह नदी रीठा साहिब, जो रीठा साहिब गुरुद्वारा हमने पढ़ा है, यहाँ पे रतिया नदी से मिलकर आगे बढ़ती है, वह चूका नामक स्थान में काली नदी में मिल जाती है। तो रीठा साहिब गुरुद्वारा लधिया और रतिया नदी के संगम पर कह सकते हो आप। ठीक है, और चूका नामक स्थान पर ये किससे मिल जा रही है, काली नदी से मिल जा रही है। ये थी लधिया नदी के बारे में जानकारी, जो काली नदी की मुख्य सहायक नदी हो जाती है। एक और प्रमुख नदी है सरयू नदी। ठीक है, सरयू नदी का उद्गम बागेश्वर के करमूल श्रेणी से होता है। ठीक है, ये है सरयू नदी। ठीक, ओके, सरयू नदी बागेश्वर के, ये बागेश्वरा क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, यहाँ के करमूल श्रेणी से होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद यह रामेश्वर तीर्थ में रामगंगा से मिलती है। तो रामगंगा कौन सी, पूर्वी रामगंगा। ठीक है, तथा चंपावत पिथौरागढ़ की सीमा बनाते हुए पंचेश्वर के निकट काली नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो जो मैं आपसे बात कहना चाह रहा था, ये सरयू नदी आई, पूर्वी रामगंगा से मिली रामेश्वर तीर्थ में। ठीक,
और फिर ये पूर्वी रामगंगा के नाम से आगे जाने जाती है और पंचेश्वर के निकट काली नदी से मिल जाती है और इसमें समा जाती है। ठीक है, तो ये थी सरयू नदी के बारे में। और दो चीज बातें करते हैं। सरयू नदी को उत्तराखंड की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, गंगा, यमुना, सरयू या काली, तो गंगा टिक नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे सरयू नदी। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तर आपका। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आती है लोहावती नदी। ठीक है, लोहावती नदी भी है काली नदी की प्रमुख सहायक नदी है और ये तीन धाराओं से मिलती है। लोहा घाट जो हम पढ़ चुके हैं, ये लोहावती नदी के किनारे स्थित है और मटियानी के निकट काली नदी से संगम करती है। ठीक है, यहाँ पर आपका लोहावती नदी मेंशन नहीं किया गया मैप पे, क्योंकि ये पुराना मैप है जो हमारा जिसको हम यूज़ कर रहे थे उत्तराखंड के नदी तंत्र में। लेकिन आपको फिर से मार्क करना चाह रहा हूँ, ये जो बीच का क्षेत्र है ना, ये वाला, ठीक है, इसी के आसपास मटियानी है। यहाँ पर मटियानी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं, अपने हाथ से खुद चित्र भी बना सकते हैं। मटियानी, यहीं पर आके लोहावती नदी, ये लोहावती नदी है, यहाँ पे आके संगम करती है। ठीक है, तो ये एक बहुत प्रमुख सहायक नदी हो जाती है लोहावती नदी। ठीक, ओके, और ये था इसके बारे में जानकारी। अब चंपावत जनपद की कुछ प्रमुख जल विद्युत परियोजना की बात करें तो प्रमुख जल विद्युत परियोजना इसकी तीन है जो हम बार बार पढ़ चुके हैं। पंचेश्वर बांध परियोजना, ठीक है, नेपाल और भारत सरकार के द्वारा सहयोग से बनाई जा रही है और भारत ही नहीं विश्व का सबसे ऊंचा ये जल बांध बनने जा रहा है। ठीक है, ये है आपका पंचेश्वर, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूर्वी रामगंगा और काली नदी का जहाँ पे संगम होता है, यहीं पर ये बनने जा रहा है। ठीक है, यह दूसरा आता है टनकपुर बांध परियोजना। ठीक है, तो शारदा नदी इसके बाद शारदा नदी काली नदी शारदा नदी के नाम से जानी जाती है, तो टनकपुर बांध परियोजना ये भी काली नदी पर स्थित हो जाएगा। और उसके बाद बनबसा बैराज के बाद शारदा नहर उधम सिंह नगर की ओर प्रवेश कर जाती है और एक महाकाली नदी नेपाल में प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख जल विद्युत परियोजना हो गई चंपावत डिस्ट्रिक्ट की। अब चंपावत में स्थित कुछ प्रमुख ताल हैं, दो बहुत प्रमुख ताल हैं जिनके बारे में बात करते हैं। एक श्याम ताल, ठीक है, श्याम ताल के निकट स्वामी विवेकानंद का आश्रम स्थित है और इसके श्याम ताल के समीप एक बहुत प्रमुख मेला लगता है जो हमें पढ़ा था, झूला मेला। ठीक है, तो श्याम ताल कहाँ स्थित हो जाएगा, चंपावत में। ये है स्वामी विवेकानंद आश्रम और उसके बगल में ये स्थित ताल। ठीक है, तो ये थी इसके बारे में जानकारी। एक और ताल और आता है, बहुत ज़्यादा ताल नहीं है चंपावत में, मतलब इंपॉर्टेंट ताल बहुत ज़्यादा नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, झिलमिल ताल। ठीक है, ये 2 नंबर है झिलमिल ताल। ठीक है, झिलमिल ताल, यह ताल टनकपुर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये आप ताल देख सकते हैं, ये चित्र इसका बनाया हुआ है झिलमिल ताल का। तो आप 1 लाइन फॉर्मेट में याद रखेंगे झिलमिल ताल कहाँ स्थित है, तो चंपावत में स्थित हो जाएगा। और श्याम ताल की बात करें तो इसमें 2 बातें आती हैं। पहली बात, किस ताल के निकट स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है, तो श्याम ताल हो जाएगा। किस ताल के निकट प्रसिद्ध मेला झूला मेला लगता है, तो श्याम ताल इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसमें 2 बातें जाननी थी। और झिलमिल ताल कहाँ है, चंपावत में स्थित हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब चंपावत जनपद से संबंधित कुछ प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो सबसे प्रमुख नाम आता है हर्षदेव औली। ठीक है, हर्षदेव औली, जिनको काली कुमाऊं का शेर भी कहा जाता है। ठीक है, इनका जन्म 4 मार्च 1890 को गोसानी गांव चंपावत में हुआ था, ये एक फैक्ट हो जाता है। ब्रिटिश इनको मुसेलिनी कहते थे। ठीक है, ओके। मायावती आश्रम में इन्होंने, मायावती आश्रम आपको हम बता चुके हैं, जिसे अद्वैत आश्रम भी कहा जाता है, प्रबुद्ध भारत नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया और 1984 में आईडीटी प्रेस के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए। ठीक है, तो यहाँ से फैक्ट निकल के कौन कौन से है, एक तो काली कुमार का शेर कहा जाता था, ब्रिटिश इनको मुसेलिनी कहते थे, प्रबुद्ध भारत का इनको संपादन किया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, ये आप 3 को याद रख के चलेंगे। ठीक, ओके। और इनके संबंध में कुछ और जानकारी देखते हैं हम लोग। 1919 में अंग्रेजी अखबार इंडिपेंडेंस के संपादक रहे। ठीक है, 1924 में गठित फॉरेस्ट कमेटी के उपाध्यक्ष बनाए गए, ये याद रखिएगा। 1924 में जो फॉरेस्ट कमेटी गठित की गई थी उनके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। साथ ही साथ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद 1930 में जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, एग्जाम में बना हुआ है। ठीक है, और 1940 5 जनवरी 1940 को हर्षदेव औली जी का निधन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से फैक्ट कौन कौन से निकल के आ रहे हैं। एक पहला, 1924 में फॉरेस्ट कमेटी को उपाध्यक्ष बनाए गए। 1929 में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया लाहौर अधिवेशन में। 1930 में जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। ये 3 महत्वपूर्ण फैक्ट निकल के आ रहे हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पहले भी चित्र इनका था, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, हर्षदेव औली जी का। ठीक, ओके। दूसरा है कालू मेहरा जी, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। ठीक है, इनका जन्म पूछा जाता है, ये विसुड़ गांव चंपावत में हुआ था
और इन्होंने एक गुप्त संगठन बनाया था, क्रांतिवीर, ठीक है, क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था। और ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और इनको भारत का, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्र संग्राम सेनानी कहा जाता है। 1906 में कालू मेहरा जी का निधन हो जाता है। इस प्रकार ये कुछ जानने योग्य बातें थी इनके बारे में, ठीक। अब अंत में जैसे हम लोग प्रारंभ में भी देखते हैं प्रशासनिक ढांचा और अंत में भी देखते हैं, तो विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात करें तो यहाँ पे दो ही विधानसभा क्षेत्र है, एक चंपावत और एक लोहाघाट, ठीक है। तो लोहाघाट और चंपा विधानसभा क्षेत्र है। चंपावत से अभी हाल ही में उपचुनाव के जरिए पुष्कर सिंह धामी जी दोबारा से चुनाव जीते हैं, ठीक है, ये जानते होंगे। दो विधानसभा क्षेत्र है और कोई भी यहाँ पर एससी की सीट नहीं है, क्लियर है। तहसीलों की बात करें तो 5 तहसील है, इनमें जो आपकी पार्टी तहसील है महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि थोड़ा डिफरेंट नेम है, ये पार्टी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बाकी तहसील चंपावत, पूर्णागिरी, लोहाघाट, बाराकोट, इनको याद रखिएगा, ये कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये तहसील कौन से जनपद से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 तहसील मेंशन आपकी करी हुई है, ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर और इसकी बात करें, जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या 2,59,648। डिस्ट्रिक्ट वाइज जनसंख्या कभी नहीं पूछता। जनघनत्व भी बहुत पूछने के चांस कम होते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। लिंगानुपात में कुछ नहीं कह सकते कि पूछा जा सकता है, 980 लिंगानुपात है। साक्षरता दर 79.83। डिस्ट्रिक्ट वाइज साक्षरता दर बहुत कम पूछी जाती है, नंबर वाइज पूछी जाती है, कम या ज़्यादा पूछी जाती है, उसको क्रम में सजाने के लिए बोला जाता है, ठीक। तो इस प्रकार याद रखेंगे। पुरुष साक्षरता बहुत अच्छी है, 91.60। वहीं अगर महिला साक्षरता की बात करें तो महिला साक्षरता बहुत कम है, 68.05%, ठीक। तो ये था आज हमारा प्रयास। चंपावत जनपद आज हमारे यहाँ पर समाप्त हो जाता है। हमने विभिन्न पार्टों में इसको कवर किया और एक एक चीज़ को समझने का प्रयास किया, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है। और इसके बाद हम बढ़ जाएंगे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जिसको अच्छे से, क्योंकि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बड़ा है और काफ़ी चीज़ें उसमें समझने लायक है, जिसमें थोड़ा सा हमें समय लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। और आज ही हमारा चंपावत का अंतिम सेशन था, तो इसकी PDF भी आज आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसको आप आराम से पढ़िए, एक एक चीज़ को समझिए। और एक क्लास आएगी जिसमें हम लोग चंपावत जनपद के MCQ सेट करेंगे, ताकि हमारा तैयारी पुख्ता हो सके कि जो हमने पढ़ा है वो हमारे किस लेवल की हमारी तैयारी है। तो नेक्स्ट क्लास रहेगी चंपावत की MCQ, और उस तब तक हमारी अल्मोड़ा की जो PDF है आपको पढ़ाने के लिए वो तैयार हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।